हाय, मेरा नाम नेहा है। कुछ साल पहले मेरे डैड की हार्ट अटैक से डेथ हो गई। उनके अचानक से चले जाने से हमारी लाइफ हमेशा के लिए बदल गई। मेरी मॉम के पास कोई जॉब नहीं थी और ना ही उन्हें कोई जॉब एक्सपीरियंस था। मेरे डैड की कुछ सेविंग्स थी जो उन्होंने अपनी जॉब से की थी। पहले हमने उससे अपनी जरूरतें पूरी करी, लेकिन जल्दी ही वो पैसे खत्म हो गए और हम अपने बिल्स भी पे नहीं कर पा रहे थे। एक दिन मेरी मॉम ने मुझसे कहा, नेहा, मैं तुमसे कुछ जरूरी बात करना चाहती हूँ। हमारे मकान मालिक मुझसे शादी करना चाहते थे। उन्होंने 4 साल पहले अपनी वाइफ को डिवोर्स दे दिया था। उनकी 2 बेटियां हैं, लेकिन वो अपनी मॉम के साथ रहती हैं। मैं उन्हें अच्छी तरह से जानती भी नहीं थी, लेकिन वो एक अच्छे इंसान लगते हैं। मैं उन्हें हाँ कहने वाली हूँ। मैं ये हम दोनों के लिए कर रही हूँ। प्लीज मुझे समझने की कोशिश करो। मेरी मॉम बहुत सुंदर है। मैंने उस आदमी को बस एक बार देखा था। वो मेरी मॉम से 10-15 साल बड़े थे। उनको पता था कि हमको पैसों की प्रॉब्लम है, क्योंकि हम उन्हें रेंट पे नहीं कर सकते थे। वो हमारा फायदा उठाने की कोशिश कर रहे थे। मेरे बहुत रिक्वेस्ट करने पर भी मेरी मॉम ने मेरी बात नहीं मानी और उन्होंने उनसे शादी कर ली। जैसे जैसे मैं उन्हें और अच्छे से जानने लगी, ये बहुत साफ हो गया कि मेरी मॉम ने बहुत बड़ी गलती कर दी। वो एक घमंडी इंसान थे जो हर टाइम अपने पैसे की बातें करते थे। वो अपनी प्रॉपर्टी से मिले रेंट पर रह रहे थे। उनके पास कोई जॉब नहीं थी और वो सारा दिन घर पर ही रहते थे। वो मॉम को अपनी मेड की तरह ट्रीट करते थे। एग्जाम्पल के लिए हर संडे को वो मेरी मॉम को एक लिस्ट देते थे जिसमें लिखा होता था कि मेरी मॉम को उस वीक खाने में क्या बनाना है। वो हर मील के बाद हर डिश को ग्रेड देते थे। सबसे बुरी बात ये थी कि वो पूरे टाइम इस बारे में बात करते रहते थे कि उनकी एक्स वाइफ कितना अच्छा खाना बनाती थी। मॉम चाहती थी मैं उनके साथ घुल मिल जाऊं, इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं पूरी कोशिश करूंगी। मैंने उनके बर्थडे पर अपनी पॉकेट मनी बचा के एक पेन खरीदा। और तो और मेरी मॉम मुझे इंसिस्ट करती थी कि मैं उन्हें डैड कहूं। मैंने उन्हें एक नोट लिखा, मेरे प्यारे डैड, और उसे एक गिफ्ट बॉक्स में रख दिया। जब उन्होंने उसे देखा तो वो नाराज होते हुए बोले, मुझे लगता है अभी तुम्हारा मुझे डैड कहना जल्दबाजी होगा। पहले तुम्हें मुझे प्रूव करना होगा कि तुम मेरी बेटी हो, उन्होंने कहा। मुझे बहुत दुख हुआ। मैंने मॉम की तरफ देखा, उन्हें भी बुरा लगा। उसके बाद कुछ ऐसा हुआ जिससे चीजें और भी ज्यादा बदतर हो चुकी थी। एक सुबह मैंने देखा कि घर पर मेरी एज की एक लड़की है। वो उनकी बेटी पिया थी। उसका अपनी मॉम से झगड़ा हो गया था, इसीलिए उसने हमारे साथ रहने का फैसला ले लिया। मुझे अभी अभी अपने सौतेले डैड मिले थे और अब एक सौतेली सिस्टर भी। पहले मुझे लगा शायद हम दोस्त बन सकते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पिया बिल्कुल अपने डैड जैसी थी। एक शाम वो मॉम पर चिल्लाई, तुम्हारा खाना बहुत ही ऑयली है और इसीलिए मेरा वेट बढ़ गया है। लेकिन जब वो आई थी तो पहले से थोड़ी मोटी थी। मुझे लगता है वो ऐसी है क्योंकि वो बच्ची थी। उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो मेरी मॉम को दोष देना चाहती थी। जिस बात ने मुझे सबसे ज्यादा परेशान किया वो ये था कि वो बहुत जलती थी। वो मुझसे इतना जलती थी कि वो अपनी जेलसी को मुझसे छुपा भी नहीं पाती थी। मैं इसका आपको एक एग्जांपल देती हूँ। एक बार मैंने एक ड्रेस पहनी और मेरी मॉम ने कहा, ये ड्रेस तुम पर बहुत अच्छी लग रही है, और मैंने कहा, हाँ मुझे ये बहुत पसंद है। जब कुछ हफ्ते बाद मैंने वो ड्रेस फिर से पहने चाहिए तो मैंने देखा उसमें एक सामने की तरफ से बहुत बड़ा होल था। मैं गुस्से में पिया के पास गई और चिल्लाई, क्या तुमने ये किया है? उसने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल मैंने किया है, और कौन करेगा। पिया के हमारे साथ रहने के बाद से डैड ने मेरे साथ बहुत बुरा बर्ताव करना शुरू कर दिया। पिया कॉलेज नहीं गई क्योंकि उसके मार्क्स खराब थे। दूसरी तरफ मैं एक अच्छी स्टूडेंट थी। मैं कॉलेज में साइकोलॉजी पढ़ना चाहती थी। मैंने मॉम से इस बारे में बात की। उन्होंने जाकर डैड से कहा। वो मेरे पास आए और उन्होंने कहा, कॉलेज जाने के सपने भी मत देखना, तुम उस लायक नहीं हो। उस रात मैं बहुत रोई। मुझे उस घर से निकलना था, लेकिन मुझे कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। एक दिन मुझे जिस मिरेकल की जरूरत थी वो हुआ। मेरा फोन बजा। फोन पर एक लेडी ने कहा, मैं तुम्हारी दादी हूँ, मैं तुमसे और तुम्हारी मॉम से मिलना चाहती हूँ। हम अगले दिन मिले। जब मेरे डैड छोटे थे तो मेरी दादी ने उन्हें छोड़ दिया था, इसके लिए उन्होंने उन्हें कभी माफ नहीं किया। उसके बाद दादी ने कई बार उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश करी, लेकिन मेरे डैड ने मना कर दिया। उन्होंने हमें ये सब रोते हुए बताया। वो सही था क्योंकि मैंने उसे छोड़ दिया था। मुझे इसका बहुत रिग्रेट है। अनफॉर्चुनेटली टाइम को वापस लाना पॉसिबल तो नहीं है। मेरी दादी को हाल ही में पता चला था कि मेरे डैड की डेथ हो गई है। उन्हें लगा हमें पैसों की कुछ हेल्प चाहिए होगी, इसीलिए उन्होंने हमें ढूंढा और हमारे पास पहुंच गई। उन्होंने हमें बताया कि मेरे दूसरे हस्बैंड बहुत अमीर थे। मैंने उन्हें पिछले साल खो दिया। अब मेरे पास कोई भी नहीं है। उन्होंने पूछा कि क्या आप मेरे साथ रहना चाहोगे। मेरी मॉम उस टाइम प्रेग्नेंट थी। उन्होंने कहा, अब मेरा एक नया परिवार है, लेकिन मैं जानती हूँ कि नेहा खुश नहीं है। वो चाहे तो आपके साथ रह सकती है। मेरी दादी एक अच्छी इंसान लग रही थी।
अगर वो नहीं भी होती तो भी मैं उनके साथ ही रहती, क्योंकि मेरे सौतेले डैड और सिस्टर मेरी लाइफ को नर्क बना रहे थे। मैं तुरंत मान गई। उस रात मैंने मॉम को गुड बाय कहा और चली गई। मेरी दादी सच में बहुत अमीर थी। वो एक शानदार मैंशन में रहती थी। सबसे अच्छी बात ये थी कि वो मेरी सोच से भी ज्यादा अच्छी थी। वो मुझसे कहती थी कि मुझे ऐसा लगता है जैसे मैंने फिर से जन्म लिया हो। नेहा, मुझे ऐसा फील करवाने के लिए थैंक्स। मैं तुम्हें बेस्ट कॉलेज में भेजूंगी। आखिरकार ये सब तुम्हारा ही है। मुझे अमीर होने की परवाह नहीं थी। मैं अब शांति से रहती थी और ये मेरे लिए सबसे ज्यादा वैल्यूएबल था। उसके बाद कुछ अनएक्सपेक्टेड हुआ। मेरी दादी की अचानक एक एक्सीडेंट में मौत हो गई। वो अपने दोस्तों के साथ क्रीक आइलैंड के टूर पर गई थी। स्विमिंग करते टाइम एक जहरीली मछली ने उन्हें काट लिया। वो टाइम पर हॉस्पिटल नहीं पहुंची और रास्ते में ही उनकी डेथ हो गई। मैं बहुत दुखी थी। उन्होंने एक बार मुझसे कहा था, मेरे जाने के बाद तुम एक स्कूल बनवाना। उनकी इच्छा पूरी करने के लिए मैं तुरंत काम पर लग गई। मेरी मॉम और मैं फ़ोन पर बहुत बातें करती थी। अब मेरा एक भाई भी था। मुझे लगता था वो बिल्कुल खुश नहीं थी और उनके हस्बैंड उनके साथ बहुत बुरा बर्ताव करते हैं, लेकिन उन्होंने फिर भी मुझसे कुछ नहीं कहा। मैंने उन्हें कहा, आप मेरे साथ रहने आ जाइए, उन्हें छोड़ दीजिए, पर उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। मेरी मॉम एक अच्छे इंसान है और वो एक अच्छी वाइफ भी हैं। मेरे सौतेले डैड उनका फ़ायदा उठा रहे थे। एक दिन मॉम ने मुझे फ़ोन किया। वो बहुत उदास लग रही थी। उन्होंने कहा, तुम्हारे सौतेले डैड तुमसे मिलना चाहते हैं। बिल्कुल नहीं, मुझे उनसे नहीं मिलना। मैं चिल्लाई। मॉम ने कहा, नेहा, ये सच में इम्पॉर्टेंट है। क्या तुम मेरे लिए उनसे मिल लोगी? मैं मना नहीं कर पाई। मैं शॉक थी कि वो मुझसे मिलना चाहते हैं। वो अगले दिन आए। अब वो उतने घमंडी नहीं थे। जब उन्होंने कहा, नेहा, हमारा रिलेशन बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन मैं अभी भी तुमको बहुत पसंद करता हूँ। मैं मुस्कुराई। वो एक झूठ था, लेकिन फिर भी मैं कुछ नहीं बोली। शायद तुम्हारी मॉम ने तुम्हें बताया होगा, मेरी बेटी पिया को एक रेयर और सीरियस मसल डिसऑर्डर है। मैं बहुत शॉक थी। मैंने कहा, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। जाहिर है मेरी मॉम ने इस बारे में कुछ नहीं बताया ताकि मैं उनकी प्रॉब्लम से अपसेट ना हो जाऊं। मेरे सौतेले डैड ने मेरी आंखों में देखा और कहा, नेहा, पिया मर रही है। मैं तुमसे हेल्प मांगने आया हूँ। मुझे पता था उनके पास बहुत पैसा है, इसलिए मैं कंफ्यूज थी। आप मुझसे चाहते क्या हैं? मैंने पूछा। पिया की बीमारी के लिए एक दवाई है। उसे ठीक करने के लिए एक ही डोज काफ़ी है, लेकिन ये दुनिया की सबसे महंगी दवाई है जो हर साल सिर्फ 20 लोगों के लिए बनाई जाती है। मैंने अपनी सारी प्रॉपर्टी बेच दी है, लेकिन मेरे पास अभी भी सिर्फ आधे ही पैसे हैं। प्लीज़ बाकी के लिए मेरी हेल्प करो। पिया हिल भी नहीं सकती है। जब वो उसकी हार्ट पर पहुंच जाएगा तो वो मर जाएगी। मैं तुमसे हेल्प की रिक्वेस्ट करता हूँ। इतना कह के वो रोने लगे। ना मेरे सौतेले डैड और ना ही पिया एक अच्छे इंसान है, ये तो आपको पता ही है। उन्होंने मेरी और मेरी मॉम दोनों की लाइफ को बर्बाद कर दिया। मेरी दादी ने मुझे बचाया। अगर मैं वहीं रहती तो मेरा क्या होता? अगर आप मेरी जगह होते तो क्या आप उनकी हेल्प करते? हाँ, शायद जरूर करते। मैंने बिना कुछ सोचे उनसे कहा, मैं आपकी हेल्प करूंगी, पर मैं खुद को रोक नहीं पाई और कहा, मुझे नहीं लगता कि आप ये डिजर्व करते हैं, लेकिन मैं फिर भी आपकी मदद करूंगी। वो फिर से रोने लगे और वो बोले, तुम सही हो, मैं इसके लायक नहीं हूँ, मैं ये जानता हूँ। मुझे पिया को देखकर बहुत दुख हुआ। वो बहुत वीक हो गई थी। वो अपनी आंखें भी नहीं हिला सकती थी, लेकिन वो होश में थी। मैंने उसके कान में कहा, तुम ठीक हो जाओगी, लेकिन प्लीज अपनी नई लाइफ में एक अच्छी इंसान बनना। हालांकि मैं ऐसा कहना नहीं चाहती थी, पर मैं खुद को रोक नहीं पाई। वो दवाई सच में महंगी थी, लेकिन उसे ठीक करने के लिए एक डोज ही काफी था। उसकी हालत लगातार इम्प्रूव हो रही थी। हालांकि वो अभी भी बात नहीं कर सकती थी, लेकिन मैं उसे अपनी आंखों से थैंक्स कहते देख सकती थी। इसी बीच मेरे सौतेले डैड बहुत बदल गए थे, क्योंकि इसने उन्हें अंदर से हिला दिया था। अब वो घमंडी और रूड नहीं थे। मेरी मॉम उनके नए बिहेवियर से बहुत खुश थी। मैं अपनी दादी के नाम पर स्कूल बनवाने में अब बिजी हूँ। मेरे सौतेले डैड बदले में कुछ उम्मीद ना करते हुए कंस्ट्रक्शन में हेल्प कराने के लिए आते हैं। मुझे नहीं लगता कि मैं उनसे क्लोज हो पाऊंगी, लेकिन कम से कम ये जानकर आराम से रह सकती हूँ कि वो अब मेरी मॉम के साथ बुरा बिहेव नहीं करेंगे। हेलो दोस्तों, मेरा नाम पूजा है और ये है मेरा भाई रोहित। ये अभी अभी स्कूल से आया है और अभी इसे 4 घंटे हमारे घर के पास एक रेस्टोरेंट में बर्तन धोने जाना है। क्यों? क्योंकि उसे मॉम डैड के बहुत से पैसे लौटाने हैं।
बेशक एक बच्चे के लिए पैसे कमाना आसान नहीं है, इसीलिए वो हफ्ते में 7 दिन काम करता है। लेकिन अगर वो स्कूल खत्म होने तक भी इस तरह से काम करेगा, तब भी वो मॉम डैड के पैसे नहीं लौटा पाएगा। डैड कहते हैं जितना हो सके वापस करो और टाइम आने पर बाकी के बारे में सोचेंगे। रोहित स्कूल के बाद हर दिन रेस्टोरेंट पर बर्तन धोने जाता है और वीकेंड पर पड़ोस में छोटे मोटे काम करता है। अगर मौसम अच्छा होता है तो वो घर के बाहर नींबू पानी का स्टॉल लगाता है। उसका कहना है कि सबसे ज्यादा पैसे इसी से आते हैं। जब मौसम अच्छा नहीं होता है तो वो पड़ोसियों के घास काटने या उनके डॉगी को घुमाने का काम करता है। मेरे मॉम डैड साथ में गिफ्ट शॉप चलाते हैं। वे दोनों वर्कहॉलिक हैं और सालों से बहुत मेहनत कर रहे हैं। वो सुबह 8 बजे जाते हैं और रात को 9 बजे तक वापस आते हैं। ये सब होने का रीजन यही है। आजकल शाम को हम ये करते हैं कि पहले सब साथ में डिनर करते हैं, फिर रोहित अपने रूम से वो सारे पैसे लाता है जो उसने उस दिन कमाए होते हैं और डैड को दे देता है। डैड पैसे गिनते हैं और नोट पैड में लिखते हैं। फिर वो रोहित को बताते हैं कि उसने अभी तक कितने पैसे लौटाने हैं। तो रोहित को मॉम डैड को इतने पैसे क्यों देने हैं? वो इतनी मेहनत क्यों करता है और वो क्यों पैसे बिना कंप्लेन के उन्हें देता है? अब आपको इसके बारे में बताने का टाइम आ गया है। जैसा मैंने पहले बताया है, मेरे मॉम डैड साथ में काम करते हैं और काम ही उनकी लाइफ है। उनके ज्यादातर कस्टमर टूरिस्ट होते हैं और उन्हें साल के हर दिन अपनी गिफ्ट शॉप खोलनी पड़ती है। इसीलिए रोहित और मुझे हमेशा अकेला रहना पड़ा। इसके अपने फायदे भी हैं और नुकसान भी। सबसे अच्छी बात यह है कि हम अपना ध्यान रखना सीखते हैं और दूसरी तरफ मॉम डैड का डिसिप्लिन नहीं होता है। हमसे पूछने वाला कोई नहीं होता है कि तुमने ऐसा क्यों किया और ऐसा क्यों नहीं किया। हमारे मॉम डैड शाम को इतने थके हुए घर आते हैं कि उनके पास हमारे लिए टाइम ही नहीं होता है। मैंने हमेशा सोचा कि ये अच्छा है। मुझे लगता है कि अपनी फैमिली के प्रेशर के बिना बड़े होना अमेजिंग है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरे भाई के साथ ऐसा नहीं था। उसने मॉम डैड की एब्सेंस का फायदा उठाया और वीडियो गेम्स पर बहुत पैसा खर्च कर दिया। वो ये महीनों से कर रहा था। इस तरह उसे पता चला कि उसे मॉम डैड के डिसिप्लिन की कमी थी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जब तक हमें इसका पता चला, रोहित ने हमको लगभग सड़क पर ला दिया था। स्कूल के बाद रोहित और मैं अपने रूम में जाते और हम तब तक बाहर नहीं निकलते थे जब तक मॉम डैड वापस घर नहीं आते। मैं हमेशा पहले अपना होमवर्क करती, फिर अपने दोस्तों से बात करती, टीवी देखती या टिकटॉक और यूट्यूब पर टाइम स्पेंड करती। जब भी मैं रोहित के रूम में जाती, वो हमेशा वीडियो गेम खेल रहा होता। इसीलिए मुझे पता था वो अपना ज्यादातर टाइम गेमिंग में बिताता था और मुझे पता था कि उसकी एज के सभी बच्चे ऐसा ही करते हैं, इसीलिए मुझे चिंता नहीं थी। लेकिन फिर पता चला कि वो मॉम डैड का बहुत सा पैसा उन गेम्स पर खर्च कर रहा था। एक दिन हम स्कूल से वापस आए, हमेशा की तरह। हमने लंच किया और अपने रूम में चले गए। आधे घंटे बाद मैंने कुछ सुना। रोहित का दरवाजा अचानक खुला और डैड उस पर चिल्लाने लगे। डैड दिन में कभी घर नहीं आते थे, इसीलिए मैं घबरा गई और देखने गई कि क्या हो रहा है। डैड के पास एक क्रेडिट कार्ड था। वो रोहित पर चिल्लाते हुए बोले, आखिर ऐसा क्या खरीदा जिसकी लिमिट खत्म हो गई? और ये कंपनी का कार्ड है, तुमको इस कार्ड का नंबर कैसे मिला? इस तरह मुझे पता चला रोहित ने मॉम डैड के क्रेडिट कार्ड से गेम्स पर बहुत पैसे खर्च किए हैं। मेरे मॉम डैड इस कार्ड को स्टोर का सामान खरीदने के लिए यूज करते थे, क्योंकि वो अलग अलग लोगों से सामान खरीदते थे। इसीलिए उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि रोहित उसको यूज कर रहा था। जब मेरी मॉम ने कुछ खरीदना चाहा तो पता चला कि क्रेडिट की लिमिट खत्म हो चुकी है। उन्होंने मेरे डैड को बताया, क्योंकि कार्ड की लिमिट बहुत ज्यादा थी, इसीलिए उन्हें कभी ऐसी प्रॉब्लम नहीं हुई। जब मेरे डैड ने बैंक में फोन किया तो उन्हें इन सब के बारे में पता चला। जाहिर है वो गुस्से में थे और रोहित से इस बारे में बात करने के लिए घर आए। वो रोहित की लाइफ की शायद सबसे बुरी रात थी। डैड ने उससे गुस्से में पूछा, तब उसने डिटेल में बताया कि उसने वो पैसे कहाँ खर्च किए हैं। मैं वीडियो गेम्स के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानती। मैंने बस कैंडी क्रश खेला था जब मेरे फ्रेंड्स इसको खेलते थे, बस इतना ही। इसीलिए रोहित ने जो कुछ कहा मुझे वो समझ नहीं आया। जैसे कि मुझे याद है रॉब्लॉक्स नाम का एक गेम के लिए उसने एक महंगी
टोपी खरीदी थी। हाँ, मैंने टोपी कहा, लेकिन ये असली टोपी नहीं थी। आपका कैरेक्टर इस गेम में टोपी पहनता है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि रोहित इतना भोला हो सकता है। डैड कहते हैं स्टोर में इतना पैसा कमाने में 4 दिन लगते हैं। वो इतने नाराज थे कि उन्होंने रोहित से पूछा, तो टोपी कैसी है, अच्छी है ना? रोहित को इतना भी नहीं पता चला कि ये डैड का सरकाज़म था। डैड, ये सच में अच्छी है, ये आपको भी पसंद आएगी। रोहित ने अपना रॉब्लॉक्स अकाउंट उनको दिखाते हुए कहा। उसके बाद डैड ने उसे गैराज से अपना टूल बॉक्स लाने को कहा। रोहित को अभी भी समझ नहीं आया और वो टूल बॉक्स लेकर आया। डैड ने एक रेंच निकाला और मेरे भाई के फोन के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए। सबसे अजीब बात ये थी कि उन्होंने ये बहुत शांति से किया। रोहित को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। जब वो समझ गया कि डैड कितने गुस्से में थे तो उसने एक शब्द भी नहीं कहा। असल में ये एक बहुत ही मजेदार सीन था, लेकिन मैं उस समय हंस नहीं सकती थी। गेम्स के अलावा रोहित ने यूट्यूबर्स और स्ट्रीमर्स पर भी बहुत पैसा खर्च किया हुआ था। वो ट्विच पर एक लड़की का सबसे बड़ा डोनर भी बन गया और वो रोहित को थैंक्स कहने के लिए अपनी स्ट्रीम पर भी लाई। जब मामला शांत हुआ तो मैंने उसके चैनल पर वीडियो देखा। जब रोहित डोनेट करता है तो लड़की को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता। फिर लास्ट में वो खुशी से डांस करने लगती है। इस बात पर विश्वास करना मुश्किल था कि रोहित ने फैमिली के पैसे इस तरह बर्बाद किए। मैंने उससे पूछा वो ऐसा कैसे कर सकता है। उसने दुखी होकर कहा, ये मुझे असली पैसे नहीं लगे, मैंने उन्हें गेम के पैसे समझकर खर्च किया। मुझे अब और ज्यादा पछतावा है क्योंकि अब मैं जानता हूँ कि असल में पैसे कमाना कितना मुश्किल है, लेकिन अब इस बारे में कुछ नहीं कर सकता। तो रोहित को डैड के क्रेडिट कार्ड का नंबर कैसे मिला? डैड ने उससे पूछा क्योंकि वो क्यूरियस थे। रोहित का चेहरा लाल हो गया, पर उसके पास कोई चारा नहीं था। उसने नीचे देखते हुए कहा कि मैंने वो चुराया था। अब मेरे डैड गुस्से से लाल हो गए थे। तुमने इसे कब चुराया? वो चिल्लाए। रोहित की आंखों में आंसू आ गए। आपके बर्थडे पर, उसने कांपती हुई आवाज में कहा। मेरी मॉम डैड को बर्थडे पर स्पा पर ले गई थी। हम सब उनके साथ स्पा गए थे क्योंकि स्पा के बाद हम सब एक साथ डिनर पर जाने वाले थे। जब डैड स्पा में थे तब हम कैफे में वेट कर रहे थे। रोहित ने ड्रेसिंग रूम में जाके डैड की वॉलेट से क्रेडिट कार्ड निकाला और उसका नंबर एक पेपर पर लिख लिया। शुरुआत में वो फोर्टनाइट नाम की गेम में कुछ चीजें खरीदना चाहता था, लेकिन जब किसी ने ध्यान नहीं दिया तो वो 2.5 महीने तक कार्ड का यूज बहुत सी अलग अलग जगहों पर करता रहा। अगले दिन डैड ने रिफंड के लिए उन सभी कंपनीज को अप्लाई किया जहां से रोहित ने चीजें खरीदी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनमें से ज्यादातर ने मना कर दिया। कुछ ने तो उनके ईमेल्स का जवाब तक नहीं दिया। फिर डैड ने अपने वकील से बात की और उनके पास एक अजीब सुझाव था। उन्होंने डैड से कहा, अगर आप साबित कर दो कि आपका क्रेडिट कार्ड चोरी हो गया था तो हम कोर्ट से सारे पैसे वापस करा सकते हैं, लेकिन ऐसा करने के लिए आपको रोहित की रिपोर्ट करनी पड़ेगी और जाहिर है फिर उसे अरेस्ट होना पड़ेगा, जिससे क्राइम रिकॉर्ड हो सकता है। लेकिन आपको चिंता की बात नहीं है, रोहित के छोटे होने के कारण जज उसको थोड़ा सा फाइन लगाकर छोड़ देंगे। डैड ने हमें डिनर पर बताया कि वकील ने क्या कहा। रोहित सच में डर गया था। वो गिड़गिड़ाते हुए बोला, प्लीज ऐसा मत करना प्लीज। डैड ने कहा, क्यों नहीं, मुझे लगता है तुम इसी लायक हो। और रोहित रोने लगा। जाहिर है डैड ऐसा नहीं करने वाले थे, लेकिन मौका मिलने पर उन्होंने रोहित को फिर डरा दिया था। उस रात डैड ने कहा, क्योंकि हमें अपने पैसे वापस नहीं मिल सकते, ये रोहित पे कर्ज होगा, तुम काम करके इसे चुकाओगे। इस तरह रोहित का काम करना शुरू हुआ। मेरी मॉम की दोस्त ने उसे रेस्टोरेंट में जॉब दिलवाई। मैंने उसे पड़ोसियों के वहां पे काम करने का आइडिया दिया। रोहित अच्छी तरह जानता है कि उसने गलती की है, इसीलिए उसे कुछ भी कहते हैं तो वो करता है और बिना कंप्लेन के कोई भी काम करता है। क्या आप किसी को जानते हैं जो वीडियो गेम्स पर बहुत पैसे खर्च करता है? अगर हाँ तो कमेंट में बताइए, हमें सुनकर बहुत अच्छा लगेगा। मेरी कहानी सुनने के लिए थैंक्स। अगर आप ऐसी और भी कहानियां देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाय। हाय, मेरा नाम जिजेल है। मैं 16 साल की हूँ। मेरी बहन डॉन मुझसे 3 साल बड़ी है। पहले हम दोनों की बहुत बनती थी, लेकिन अब हम लोग बात भी नहीं करते जब तक कि जरूरत ना हो। चलिए मैं आपको बताती हूँ क्या हुआ। मेरे डैड जब छोटे थे तो स्टॉक मार्केट में बहुत सारे पैसे कमाए। मैं और मेरी बहन एक मेंशन में बड़े हुए। हमारा फेवरेट गेम हाइड एंड सीक था, क्योंकि उस मेंशन में बहुत सारे कमरे थे जहाँ हम छुप सकते थे।
हमारे घर में 4 अलग अलग कंट्रीज से नैनीज थे ताकि हम बहुत सारी लैंग्वेज सीख सकें। कभी कभी जब हम उठते थे तो हमारी मॉम बोलती चलो शॉपिंग पर चलते हैं। हम प्लेन में बैठते और न्यूयॉर्क में जाके शॉपिंग करते। मतलब ये है कि हमारी जिंदगी किसी फेरी टेल से कम नहीं थी। पिछले साल दुर्भाग्य से ये सब खत्म हो गया। मेरे डैड की एक बहुत बड़ी कंपनी थी जो शॉपिंग मॉल बनाती थी। जब प्रॉपर्टी मार्केट में क्राइसिस आए तो डैड बैंक से लिया हुआ लोन नहीं चुका पाए। बैंक ने न सिर्फ कंपनी की प्रॉपर्टी पर कब्जा किया बल्कि मेरे डैड की पर्सनल प्रॉपर्टी पर भी कब्जा कर लिया। वो हमारे घर आए और सारा फर्नीचर, मॉम की ज्वेलरी, सारे पेंटिंग्स और हमारे सारी गाड़ियां ले गए। कुछ टाइम बाद उन्होंने हमको भी घर से निकाल दिया और ऐसे हमारी फेरी टेल खत्म हुई। हम एक छोटे से अपार्टमेंट में शिफ्ट हो गए। उस दिन रात को डैड हमसे बात करना चाहते थे। वो बोले हम अपना सब कुछ खो चुके हैं, हमको फिर से स्टार्ट करना होगा, लेकिन चिंता मत करो, मैंने पहले भी ये किया हुआ है। उस टाइम मैं अकेला था पर इस बार हम एक साथ करेंगे। मेरी मॉम और मैं बहुत प्रभावित हुए। हमने रोते हुए अपने डैड को गले लगा लिया, लेकिन मेरी बहन ने ऐसा नहीं किया। वो डैड से बोली मैं ऐसे गरीबों की तरह नहीं रह सकती, हम आपकी वजह से मुसीबत में हैं और मैं आपसे नफरत करती हूँ। मेरे डैड बहुत ही शॉक्ड हो गए। पहले तो उनको समझ ही नहीं आया कि वो क्या बोले। फिर वो दुखी होते हुए बोले तुम सही बोल रही हो, ये सब मेरी गलती है, पर मुझे थोड़ा वक्त दो, मैं सब ठीक कर दूंगा। डैड के पास थोड़े से पैसे बचे थे और वो उससे एक नया बिजनेस शुरू करना चाहते थे। उन्होंने थोड़ी रिसर्च की और उसके बाद उन्होंने एक कार वॉश खोलने का सोचा। मेरी मॉम और मैं भी कुछ अर्न करना चाहते थे जिससे हम भी हेल्प कर सके। मॉम ने पियानो लेसन देना शुरू किया और मैं फ्रीलांस वेबसाइट में ट्रांसलेशन का काम करने लगी। काश डॉन ने भी हमारा साथ दिया होता। ये हमारी फैमिली का साथ में काम करने का समय था, लेकिन वो मानने को तैयार ही नहीं थी कि अच्छे दिन अब खत्म हो चुके थे। उसने अभी कॉलेज जाना शुरू किया था। वो बस से जा रही थी जो उसको हमारे घर से सीधा स्कूल ले जाती थी, लेकिन वो हमेशा कंप्लेन करती थी। एक दिन रात को वो बोली डैड मैं अब और नहीं सह सकती, मुझे एक कार चाहिए। आज एक होमलेस आदमी मेरे साथ बैठ गया और मुझको उतर के पैदल जाना पड़ा क्योंकि मैं उसकी स्मेल बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। मेरे डैड ने आराम से बोला तुम मेरी कार ले जाओ अगर जरूरत है, मैं बस से चला जाऊंगा, हम अभी नई कार अफोर्ड नहीं कर सकते। इस पर डॉन बोली डैड क्या आप उस खटारा को कार बोल रहे हो? उसको तो होमलेस इंसान भी नहीं लेगा। और वो उन पर हंसने लगी। डैड डॉन पर गुस्सा नहीं हुए क्योंकि उनको अफसोस हो रहा था। ठीक है तुम सही हो, तो फिर इस बर्थडे पर तुम्हारा प्रेजेंट एक कार होगी, उन्होंने कहा। डॉन इतनी खुश हुई कि उसने डैड को गले लगा लिया और बोली डैडी अब बहुत अच्छे हो। डैड ने कुछ टाइम पहले ही कार वॉश खोला था। हमको पता था कि उन्होंने उसमें सारे पैसे इन्वेस्ट कर दिए हैं, तो वो डॉन के लिए कहाँ से कार खरीदने वाले थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरी बहन इतनी बेपरवाह कैसे हो सकती है। उसका बर्थडे 16 अप्रैल को आता है। जैसे जैसे दिन पास आ रहा था वो डैड से पूछती रहती थी कि उसके लिए कौन सी कार ला रहे हैं, पर डैड हर बार इस बात को टाल देते थे। आखिरकार डॉन का बर्थडे आ गया। मेरी मॉम सुबह जल्दी उठ गई और टेस्टी सा ब्रेकफास्ट बनाया। पूरे घर में उन्होंने छोटे छोटे से कार्ड लगाए जिसमें हैप्पी बर्थडे लिखा था, लेकिन डॉन को इन सब चीजों से कुछ भी लेना देना नहीं था। सुबह उठते ही सबसे पहले उसने अपनी मॉम से पूछा डैड मेरे लिए कौन सी कार लाए हैं? मुझको लगा था कि डैड काम पर गए थे, पर बाद में पता चला कि वो डॉन के लिए कार लेने गए थे। वो जब हम ब्रेकफास्ट कर रहे थे तब आए। डॉन ने खुशी से कूदते हुए बोला डैड मेरी कार कहाँ है? डैड ने हंसते हुए उसको एक छोटा सा बॉक्स दिया। डॉन को पता था कि उस बॉक्स के अंदर कार की चाबी है। वो ये देखना चाहती थी कि कार कौन सी कंपनी की है। उसने रैपिंग पेपर फाड़ा और की में किया का लोगो देख के वो खुश हो गई। वो बोली क्या आप मेरे लिए एसयूवी लाए हो? ये वो ब्रांड तो नहीं जो मुझको चाहिए था, पर कोई नहीं। फिर वो बाहर गई और हम उसके पीछे गए। जैसे ही उसने कार देखी वो गुस्सा हो गई। डैड उसके लिए एसयूवी नहीं बल्कि किया की सबसे छोटी कार लाए थे। मुझे वो बहुत ही क्यूट लगी, पर मेरी बहन को ऐसा नहीं लगता था। वो डैड से बोली तो मैं ये डिजर्व करती हूँ? क्या है ये खिलौने वाली कार? डैड बहुत ही दुखी हो गए। वो बोले मैं यही अफोर्ड कर सकता था, अभी यही चला लो, थोड़े हालात ठीक होने पर हम दूसरी गाड़ी ले लेंगे। लेकिन डॉन उनकी नहीं सुनने वाली थी। गुस्से में वो उन पर चिल्लाने लगी डैड आज मेरा बर्थडे है, आप समझते हो मेरा बर्थडे, मैं बस साल में एक दिन खुश होना चाहती थी, पर आप वो भी नहीं कर पाए। आप अपने आप को एक फादर कैसे बोल सकते हो? मुझे नहीं लगता आप डिजर्व भी करते हो। ये सब बोल के डैड की तरफ चाबी फेंकते हुए वो घर को भाग गई। मैंने कभी डैड को इतना दुखी नहीं देखा था। वो घुटनों में बैठ गए और सर पकड़ लिया। मॉम उनके पास आई और डैड को गले लगा लिया।
वो कुछ देर ऐसे ही रहे। फिर अचानक से डैड खड़े हुए और उन्होंने ज़मीन से चाबी उठाई और बिना कुछ बोले गाड़ी से चले गए। मेरी बहन शाम तक कमरे से बाहर नहीं निकली। मॉम और मैं डिनर बना रहे थे। डॉन कमरे से बाहर आई। उसकी आंखें रोने से लाल हो चुकी थी। वो थोड़ा सरप्राइज्ड लग रही थी और वो बोली, डैड ने मुझको फ़ोन किया और बाहर आने के लिए कहा है और कहा मेरे लिए सरप्राइज है। जब हम बाहर गए हम अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पाए। डैड एक पॉश की एसयूवी के बगल में खड़े थे। डॉन खुशी से डैड की तरफ कूदी और वो कार की तरफ भागी और उसमें बैठ गई। मॉम और मैं बहुत कंफ्यूज थे। पुराने दिनों में ये आम सा बर्थडे प्रेजेंट होता था, लेकिन अभी की हालत में डैड के लिए ये अफोर्ड करना बहुत ही मुश्किल था। फिर कुछ हफ्ते बाद हमको पता चला कि आखिर हुआ क्या था। मेरी सिस्टर को अपनी नई कार बहुत पसंद थी। वो हमको इधर उधर छोड़ने जाती थी ताकि वो कार चला सके। वो मुझको स्कूल छोड़ने आती और मॉम को स्टूडेंट्स के घर पर। एक दिन वो मुझको स्कूल से लेने आई। जब मैं बैठी तो उसने पूछा, क्या हम डैड के पास जाएं? मैं कार भी वॉश करवा लूँगी क्योंकि जब से ये आई तब से धुली नहीं है। मैं उससे अभी तक बात नहीं कर रही थी क्योंकि मैं बहुत गुस्सा थी। मैंने बस सर हिला दिया। जब हम डैड की कार वॉश में पहुंचे तो एक आदमी ने कार ली और उसको कार वॉश में ले गया। डॉन बोली, चलो कपकेक ले लेते हैं, डैड को पसंद है। रोड के पार एक बेकरी थी। हम गए और कपकेक लेकर कार वॉश में वापस आ गए। हमने डैड के ऑफिस में देखा पर वो वहाँ नहीं थे, लेकिन हम रजिस्टर वाले आदमी को जानते थे। हे फ्रेड, डैड कहाँ हैं? हमने पूछा। उसने बाहर की तरफ इशारा किया। हम अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पाए जब हमने देखा कि डैड डॉन की कार को वॉश कर रहे थे और उन्होंने ब्लू कपड़े और येलो रबर बूट्स पहने हुए थे। वो बाकी के वर्कर्स की तरह ही कपड़े पहने हुए थे। मैंने फ्रेड से पूछा, डैड कार क्यों वॉश कर रहे हैं? तो तुम दोनों को नहीं पता? वो बोला। हम बोले, हमको क्या नहीं पता? उसने कहा, तुम्हारे डैड ने कुछ हफ्ते पहले कार वॉश बेच दिया। अब ये कार वॉश उनका नहीं है। अब वो यहाँ कार वॉश करने का काम करते हैं। हम सब बहुत सरप्राइज थे, लेकिन वो बोले कि उनको अभी ही बेचना है क्योंकि उनको पैसों की जरूरत है। ये बहुत बुरा हुआ क्योंकि उनका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था। डैड ने कार वॉश बेच दिया ताकि वो डॉन के लिए उसकी पसंद की कार ले सके। इसके अलावा वो और कहीं से भी कार अफोर्ड नहीं कर सकते थे। ये बहुत ही अजीब था, पर वो वही कार वॉश कर रहे थे जो उन्होंने बिजनेस बेच कर ली थी। मेरी बहन और मैं बहुत ही शॉक्ड थे। डॉन बहुत ही गिल्टी फील कर रही थी, पर वो टाइम को वापस नहीं ला सकती थी। उस रात को उसने डैड से बार बार माफ़ी मांगी। डैड बोले, तुम लोग जिस चीज़ से भी गुजरे हो उसका जिम्मेदार मैं हूँ। मुझको तुम लोगों को इस पोजीशन में नहीं लाना चाहिए था। खुशकिस्मती से मेरी बहन को अपनी गलती समझ आ गई थी। वो बोली, नहीं डैड, मैं बहुत बुरी हूँ। मैं कुछ भी डिजर्व नहीं करती हूँ। काश मुझको ये पहले समझ आ गया होता। अगर आप मुझको माफ़ कर देते हो तो भी मैं खुद को माफ़ नहीं कर पाऊंगी। उस दिन के बाद से उसने कार को कभी भी हाथ नहीं लगाया। वो एक रेस्टोरेंट में बर्तन धोने का काम करने लगी। वो स्कूल के बाद जाती है और देर रात तक काम खत्म करती। वो ज़्यादा अर्न नहीं करती थी, पर वो जो भी अर्न करती थी वो सीधा डैड को दे देती थी। और डैड ने मॉम के बहुत बार बोलने के बाद भी कार बेचने से मना कर दिया। और हमारे पास एक ब्रांड न्यू एसयूवी है जो हमारे अपार्टमेंट के बाहर खड़ी रहती है। मुझे विश्वास है जितनी बार भी डॉन उसको देखती है उसे बहुत अफसोस होता है। क्या पता शायद इसीलिए डैड उसे वहाँ रखते हैं।